Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is my first video for class 12 students. मैं इस वीडियो में इस बुक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक्स से स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये मेरा पहला वीडियो है, तो आई होप मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ताकि मैं और आपसे अप्रिशिएट होकर और भी वीडियोस ले आऊँ। थैंक यू। तो लेट्स गो, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट कंपनीज़। तो इस चैप्टर में वी स्टडी कंपनीज शेड्यूल 3। ठीक है, कंपनीज़ का जो शेड्यूल 3 है उसके हिसाब से किस तरह हम बनाते हैं कंपनीज़ का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये हम इसमें सीखेंगे। तो मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए हम जो भी अकाउंट्स बनाते हैं उस अकाउंट्स को किस तरह प्रिपेयर करते हैं, एनालाइज करके, रिकॉर्ड करके। तो उस प्रोसेस को जहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं, उस लास्ट प्रोसेस जो होता है, एंड प्रोडक्ट को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड है? तो उसमें इंक्लूड है हमारा बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और एक्सप्लेनेटरी नोट्स। ये पांचों जो है इनको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। ये पांचों इंक्लूड रहते हैं, जिससे हमें क्या पता चलता है, बिजनेस का जो प्रॉफिटेबिलिटी हो गया वो, और बिजनेस का जो भी पोजीशन है, हमारा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो पता चलता है। ठीक, अब यहाँ पे एक कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट हो जाता है हमारा कि जिस तरह कैश इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, बिजनेस में कैश आ रहा है और जा रहा है। तो इस कैश को जहाँ हम रिकॉर्ड करते हैं उसको हम बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं करने की ज़रूरत नहीं रहती है एज़ पर कंपनीज एक्ट। 1% कंपनी को, स्मॉल कंपनी को और डोरमेंट कंपनी को। 1% कंपनी वो ऐसी कंपनी होती है जिससे को एक ही पर्सन ऑन करते हैं, मैनेज करते हैं। स्मॉल कंपनी वैसी कंपनी होती है जिनका टर्नओवर हो गया और पेड अप शेयर कैपिटल एक सर्टिफाइड लिमिट रहता है, उस लिमिट तक रहती है, तो उसको बोलेंगे हम स्मॉल कंपनी है। और डोरमेंट कंपनी मीन्स दोज कंपनी विच आर इनएक्टिव। ठीक है, इनएक्टिव कंपनी को हम डोरमेंट कंपनी कहते हैं। तो इन तीनों कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बनाना चाहे तो बना सकती है, कंपलसरी नहीं है, बट एग्जेम्प्ट किया हुआ है, मतलब ज़रूरी नहीं है, उनको छूट दी गई है। नाउ वी डिस्कस फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर मीन्स a period from 1st April to 31st March every year. ओके, फाइनेंशियल ईयर हो गया। फाइनेंशियल ईयर होता है 1st अप्रैल टू 31st मार्च। एंड कैलेंडर ईयर भी हमने मतलब कि कैलेंडर ईयर हो जाता है जनवरी से लेकर दिसंबर तक। प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर में। ठीक है, और नेक्स्ट है यहाँ पे एज़ पर कंपनीज एक्ट जो है, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते ही क्यों है? ताकि कंपनी का जो भी ट्रू एंड फेयर व्यू में फेयर्स का पता चल सके। साथ ही साथ वो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करके बनता है, और उसमें शेड्यूल 3 में सारा चीज़ प्रेस्क्राइब्ड है कि जैसे ऐसे बनाना है। ठीक, और ये एवरी एनुअल जनरल मीटिंग में ये शो होता है। ऑडिटर्स का रिपोर्ट हो गया, डायरेक्टर्स का रिपोर्ट हो गया, ये सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करते हैं। कौन? ऑडिटर्स हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, उनका सिग्नेचर सबको वेरीफाई करने के बाद ये जनरल मीटिंग में प्रेजेंट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो क्या है इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं तो इससे क्या हमें फ़ायदा होता है कि इससे हमारा जो भी बिज़नेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, बिज़नेस का जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है, वो ट्रू एंड फेयर व्यू में शो होता है। ठीक, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
जिससे हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का पता लगाया जा सके कि हमें इस साल प्रॉफिट हुई है, लॉस हुई है, या फिर जैसे कि पिछले साल से हम कंपेयर करते हैं, या फिर कोई और बिजनेस से कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, कोई और अदर फर्म से, अदर कंपनी से कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है हमारा कंपनी किस हद से आगे बढ़ी है, मतलब ये पूरा सोसाइटी में जो भी इंडस्ट्रियल सोसाइटी है कंपनी का क्या रहा है, क्या पोजीशन रहा है इस सोसाइटी में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, तो सबसे पहले है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू पास्ट पीरियड। सही बात है, जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते हैं वो पास्ट पीरियड से रिलेटेड होता है और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है। जैसे कि हम हमारा बिजनेस है, कल जो भी खर्चा हुआ, या फिर मार्च महीने में, जनवरी महीने में, फरवरी महीने में जितने भी खर्चे हुई, वो सारा का सारा वो पास्ट रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करता है कौन, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होता है। दे आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, ये हमेशा मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस होंगे, हमेशा के हमेशा, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम जो भी अकाउंट्स करते हैं ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन का करते हैं, इसलिए मनी टर्म्स में ही एक्सप्रेस होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन थ्रू बैलेंस शीट, ठीक है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी कैसे शो होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के साथ, और साथ ही साथ बैलेंस शीट हम बनाते हैं तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो भी प्रॉफिटेबिलिटी होता है दिखता है। इसका नेचर क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो देखेंगे कि रिकॉर्डेड फैक्ट्स हो गया, अकाउंटिंग कन्वेंशन, पर्सनल जजमेंट। रिकॉर्डेड फैक्ट्स का मीन्स हो गया यहाँ पे कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, बैलेंस शीट हो गया, इसको प्रिपेयर करने में हम कहाँ कहाँ से डेटा ला रहे हैं, कि कहाँ कहाँ का डेटा यूज कर रहे हैं, ठीक है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का मतलब हो गया रिकॉर्डेड फैक्ट्स, और अकाउंटिंग कन्वेंशन का यही मतलब हो गया कि हम कौन कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल को यूज़ कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में, ओके। फिर पर्सनल जजमेंट का मतलब यही हो गया है कि जो भी हम अकाउंटिंग कन्वेंशन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं फॉर while preparing financial statement, स्टिल पर्सनल जजमेंट ऑफ द अकाउंटेंट प्लेज अ डिसीजन रोल इन अकाउंटिंग। पर्सनल जजमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम डिप्रिसिएशन का यूज कर रहे हैं, तो हमें करना होगा कि हम कौन सा मेथड का यूज़ करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लिखा है हम दोनों मेथड से निकाल दें। जैसे कि डिप्रिसिएशन है, हम SLM मेथड, WDV मेथड होता है, जैसे कि आप जानते ही होंगे। तो हम मतलब अकाउंटेंट का, या फिर जो भी अकाउंटेंट है उस पर डिसाइड होता है ना कि वो डिप्रिसिएशन किस मेथड से निकालेगा। SLM मेथड पर निकालेगा या रिटन डाउन वैल्यू पे मेथड पर निकालेगा, या कोई अदर ही मेथड पर निकालेगा। ये हो गया हमारा पर्सनल जजमेंट के बारे में, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि शेड्यूल 3 मैं आपको पहले ही बताई थी कि इस बुक में हम शेड्यूल 3 में कैसे प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बारे में हम यहाँ सीखेंगे। तो शेड्यूल 3 में हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट हो गया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये हमेशा हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में होता है, और न्यू वर्टिकल फॉर्मेट इज एज फॉलो। ओके, सॉरी, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में नहीं होता है, ये वर्टिकल फॉर्मेट में होता है। जैसे कि आप देख सक रहे हैं वर्टिकल फॉर्मेट में हो रहा है। पार्ट 1, सबसे पहले जब भी हम इसे प्रिपेयर करेंगे तो आप ना बोले कि नेम ऑफ द कंपनी यहाँ पे लिखना है, बैलेंस शीट एज एट, जैसे कि ये 31 एंडिंग कब है, 31 मार्च 2024 में एंड हो रहा है, तब का है, ये करके हम इसे बनाएंगे, ओके। तो अब इसे कैसे लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 कॉलम है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहला कॉलम में पर्टिकुलर है, फिर दूसरा कॉलम में नोट नंबर है, यहाँ पे दूसरे कॉलम में नोट नंबर है। नोट नंबर कहाँ यूज होता है मैं आपको बताऊँगी आगे अभी। और थर्ड कॉलम में है जो भी फिगर्स एज एट द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड और ये प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है। प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड में क्या थे फिगर और अभी क्या है, मतलब ये ओपनिंग इधर साइड और क्लोजिंग इधर साइड, ठीक। और यहाँ पे अगर आपके रुपीज़ थाउजेंड्स में है, जैसे कि 2000 है, तो हम यहाँ नहीं, जैसे कि 2 lakhs है, ठीक है, तो यहाँ पे 200 लिख देंगे और यहाँ पे रुपीज़ इन थाउजेंड लिख दिए। ये इसलिए बना होता है, ये
जैसा अच्छा लगे हम कर लिख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, जैसे कि हम सबसे पहला होता है हमारा लायबिलिटी साइड। ओके, तो ये लायबिलिटी साइड है तो हम इसको बोलेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। ठीक, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। और इधर हो गया एसेट साइड। ठीक है, एसेट साइड। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड में क्या क्या आते हैं, तो शेयर होल्डर्स फंड आते हैं, शेयर्स एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नन करेंट लायबिलिटीज़, करेंट लायबिलिटीज़। अभी सीबीएसई गाइडलाइंस के हिसाब से शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट हमें नहीं पढ़ना है, इसके बारे में फिर भी हम थोड़ा बहुत पढ़ ही लेंगे। शेयर फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आते हैं, शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट हो गया। ठीक है, सेकंड है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। थर्ड है नन करेंट लायबिलिटीज़। नन करेंट लायबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, जैसे कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़, other long term liabilities, long term provisions, and fourth is current liabilities। जैसे करंट लाइबिलिटीज़ में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, इन सबको ऐड कर देंगे यहाँ पे। टोटल हो गया एसेट। एसेट साइड में क्या क्या आ रहा है यहाँ पे, एसेट साइड में आ रहा है नॉन करेंट एसेट, दैट मीन्स फिक्स्ड एसेट। ठीक है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, इंटेंजिबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। इंटेंजिबल एसेट अगर डेवलपमेंट में है तो उसको हम लिखेंगे अंडर डेवलपमेंट, और कैपिटल जो है टेंजिबल वो भी अंडर मतलब प्रोसेस में है तो उसको हम लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। नेक्स्ट है हमारा नन करेंट इन्वेस्टमेंट में जो था यहाँ पे नन करेंट इन्वेस्टमेंट, deferred tax asset, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट। करंट एसेट में आ रहा है करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट। एंड इसका टोटल कर दिए हम, हो गया हमारा दोनों साइड बैलेंस शीट है। जैसे कि आप जानते ही होंगे बैलेंस शीट का दोनों साइड इक्वल हो जाता है। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि सीबीएसई का गाइडलाइन है यहाँ पे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल नॉट बी एग्जामिन इन बोर्ड एग्ज़ाम। ओके, बोर्ड एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जैसे कि मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट हो गया, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, deferred tax liabilities, other long-term liabilities, copyright and patents, capital work in progress, intangible assets under development, deferred tax asset, bank deposit with more than 12 months maturity, treatment of unamortized expenses, contingent liabilities and commitments। ओके, तो ये हो गया। अब थोड़ा करके मैं बताऊंगी आपको कि इन सब का मतलब क्या होता है। ओके, यहाँ पे सबसे पहले इसको यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। हेयर, लुक हेयर, इक्विटी से लायबिलिटी का क्या एक्सप्लेनेशन है। शेयर होल्डर्स फंड, सबसे पहले हमने पढ़ा शेयर होल्डर्स फंड, उसमें शेयर कैपिटल आया, उसके अंडर शेयर कैपिटल। ठीक है, तो अंडर द हेड शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का मतलब क्या हो गया, जैसे कि जब भी कंपनी क्या करती है, कंपनी अपना शेयर इशू करती है, ऑथोराइज कैपिटल हो गया, इशूड कैपिटल। ठीक है, वो अपना शेयर इशू की है, कितनी सब्सक्राइब हुआ, कितना फुल्ली पेड हुआ, और कितना मतलब कि सब्सक्राइब तो हुआ है बट नॉट फुल्ली पेड। ठीक है, पर वैल्यू पर शेयर, ये सब इसमें रिकॉर्ड करती है। कितनी कॉल्स अनपेड है, कितनी फॉरफिट हुए हैं, ये सारा। ठीक है, जैसे कि था शेयर होल्डर्स कैपिटल में, शेयर कैपिटल में। ओके, नोट्स टू अकाउंट, हाँ मैंने आपको को बोला था कि नोट्स टू अकाउंट, नोट नंबर क्या होता है मैं बताऊँगी। तो जैसे कि अगर शेयर कैपिटल में हमें कैलकुलेशन करना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, नोट्स, जैसे कि वर्किंग नोट हो गया तो उसको हम यहाँ पर लिखते हैं नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, हम यहाँ जैसे कि 1 लिख दिए कि 1 में हम शेयर कैपिटल का वर्किंग कर रहे हैं, तो शेयर कैपिटल का वर्किंग कर लिए यहाँ पे, ऐसे शेयर कैपिटल का वर्किंग कर लिए, तो टोटल आया जो 1 नंबर नोट में, उसको हम यहाँ लिख दिए, ताकि यहाँ लिख दिए
ताकि जब क्रॉस चेक हो कि ये इतना अमाउंट आया कहाँ से, शेयर कैपिटल का इतना अमाउंट यहाँ जो लिखा हुआ है ये आया कहाँ से, तो हम नोट नंबर 1 लिखा हुआ है तो हम 1 में जाएंगे वर्किंग नोट में, तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसी 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 यही जो यहाँ पे नोट नंबर दिया हुआ है नोट्स टू अकाउंट, इसी नोट्स टू अकाउंट्स को यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी नोट्स कहते हैं, जो कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। ठीक, ओके, मैं आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है, तो अब इससे कुछ क्वेश्चन हो जाए, जैसे कि ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब हो गया कि वैसी कैपिटल जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रिटन है। ठीक है, कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल कितना है वो रिटन लिखा हुआ है, मतलब MOA में है इशूड कैपिटल, तो वही ऑथराइज्ड कैपिटल का वो भाग है, उसको बोलेंगे हम इशूड कैपिटल, जितना इशू किया गया है। और सब्सक्राइब कैपिटल, इशूड कैपिटल का वो भाग है जिसको सब्सक्राइब किया गया है, फुल्ली सब्सक्राइब भी हो सकता है, अंडर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है। ओके, और फिर जैसे कि सब्सक्राइब तो हो गया, पूरा पेड अप है तो उसको ऐसे बोलेंगे, सब्सक्राइब है बट पेड अप नहीं है तो ऐसे बोलेंगे, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। जब एंटायर फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज कॉल्ड बाय द कंपनी एंड ऑल्सो पेड बाय द शेयर होल्डर, इट इज सेड टू बी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। ओके, ये हो गया। नाउ आई डिस्कस here question number 1, illustration number 1. Let's begin. On 1st April 2016, XYZ Limited was formed with an authorized capital of 25 lakh. Here 25 lakh is authorized capital. Okay, so be first written down in copy. Question number written down in copy. Illustration number 1. illustration number 1 है, यहाँ इसमें ऑथराइज्ड कैपिटल हाउ मच, रुपीज 25 lakh. ओके, 25 lakh. ओके, it divided into 2,50,000 equity share of 10 each. Out of this the company issued 1 lakh equity share. इसको बांट दिया है, जैसे कि 2.5 लाख शेयर है, रुपीस कितना है एट द रेट रुपीस 10 each. ओके, एंड इशूड कितना है 1 लाख, इशूड यहाँ पे हो जाएगा इशूड कैपिटल इक्वल टू 1 लाख इक्विटी शेयर इंटू ₹10 इज इक्वल टू 10 lakh. Okay, 10 lakh, and each at a premium of 10%. Okay, at a premium of 10%, this means it includes premium of 10%. The amount was payable as follows. Okay, here on application ₹4 including premium, on allotment ₹4, on final call ₹3. 4, 4, 8, 11. Okay, total 11 rupees 10. As the question, ₹10 plus 10% premium, that it. Then ₹10 plus 10% premium of ₹10. That means ₹10 plus 1 is equal to 11. Then application money is 4 rupees including premium, 3 plus 1, this is premium, or allotment 4 rupees, and final call ₹3.
total 448 plus 3 11 rupees. Okay, this is 11 rupees. Now question said the public applied for 90,000 equity share and all the money was duly received. How will you show the share capital in the balance sheet of the company? Also prepare notes to account for this same. Okay, also prepare notes to account. The point to be noted that notes to account prepare in the if said in the question, it means this includes marks and okay. Now the public applied 90,000 equity share. Okay, मनी में duly सो यहाँ पे पब्लिक अप्लाई कितना किया है, पब्लिक एप्लीकेशन इनको रिसीव्ड हुआ है, ठीक है, रिसीव्ड हुआ है पब्लिक एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पब्लिक एप्लीकेशन मनी $90,000 इक्विटी. ओके, इतना इक्विटी रिसीव हुआ है ऑफ ₹10 each. Now we prepare balance sheet. Okay, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड पहले हम प्रिपेयर करेंगे. सबसे पहले तो ध्यान दें कि नोट्स टू अकाउंट बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे तो हमें मार्क्स मिलेगा, नहीं तो मार्क्स हमारा आधा कट जाएगा. नोट्स टू अकाउंट को रफली मत लीजिए प्लीज़, ठीक है. सबसे पहले हम बैलेंस शीट बनाते हैं. यहाँ पे ऐसे कर दे रहे हैं. ओके, बैलेंस शीट बनेगा जैसे कि यहाँ पे था. कितने कॉलम थे? 4 कॉलम थे, ठीक है. ये पर्टिकुलर था, ये नोट नंबर था, नोट नंबर, और ये था हमारा करेंट ईयर, और ये था प्रीवियस ईयर का अमाउंट इन रुपीज़ लिख दे रहे हैं यहाँ पे. ओके, और फिर यहाँ पे है जैसे कि यहाँ पे हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ था. जिसमें कि पहला था शेयर होल्डर्स फंड. शेयर होल्डर्स फंड्स जिसमें शेयर कैपिटल था, शेयर कैपिटल. तो हम नोट्स टू अकाउंट 1 बनाएंगे. इसमें और कुछ दिया हुआ नहीं है, इसको पहले हम इसे बंद कर दिए. यहाँ पे लिख देंगे नोट्स टू अकाउंट. नोट्स टू अकाउंट हो गया हमारा. तो इसका भी हमारा फॉर्मेट आता ही है, ठीक है. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी नोट्स टू अकाउंट नंबर 1, जो कि ये क्रॉस चेक हम कर सकते हैं इसे, ठीक है. तो यहाँ लिख देंगे शेयर कैपिटल. ओके. सबसे पहले तो हमें यही लिखना है कि हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल कितना था. ऑथराइज्ड कैपिटल कितना था हमारा, तो ऑथराइज्ड कैपिटल था हमारा, यहाँ पे दिया हुआ है जिस तरह हमने लिखा था यहाँ पे कि ऑथराइज्ड कैपिटल था 25 लाख. ओके, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 25 लाख ऑथराइज्ड कैपिटल था. ओके, बंद कर दिया हम इसे. फिर था इशूड कैपिटल. कितना हमारा इशूड हुआ था, इस तरह यहाँ पे इशूड हुआ था 10 लाख. यहाँ पे मेंशन कर देंगे 10 लाख. फिर यहाँ पर कितना हुआ था रिसीव पब्लिक एप्लीकेशन मनी रिसीव, कितना सब्सक्राइब कितना किया गया था, और फुल्ली पेड अप कितना किया हुआ था. क्वेश्चन में यही लिखा है कि सब्सक्राइब किया जितना अप्लाइड हुआ था उतना, मतलब इशूड हुआ है 10 लाख, ठीक है. सब्सक्राइब्ड इशूड हुआ है 10 लाख, और यहाँ पे सब्सक्राइब की हुआ कितना, पब्लिक से सब्सक्राइब हुआ है 9 लाख. 9 लाख रुपए सब्सक्राइब हुआ है पब्लिक से. तो इसका मतलब हो गया हमारा कि
1 लाख रुपये का शेयर सब्सक्राइब नहीं हुआ है, 10,000 शेयर्स जो है वो सब्सक्राइब नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना सब्सक्राइब हुआ है एक्चुअली 90,000 शेयर्स इंटू ₹10 ईच, 9 लाख शेयर सब्सक्राइब हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये जो 9 लाख है ना, क्योंकि ये तो ऑथराइज्ड है, ये ऑथराइज में से ये इशू किए थे। 25 लाख शेयर में से 10 लाख जो शेयर है वो इशू किए गए थे। 10 लाख में से 9 लाख जो है शेयर कैपिटल वो ही सब्सक्राइब हुए हैं और फुल्ली पेड अप है 9 लाख ही, ठीक है। तो ये शेयर कैपिटल में यहाँ पे आ जाएगा पूरा का पूरा 9 लाख रुपया, करंट ईयर वाले कॉलम में आएगा 9 लाख रुपये। और यहाँ पे बस इतना ही करना था ये क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये पूरा हो चुका है। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड यहाँ पे अब देखेंगे कि हमारे अब नेक्स्ट में है कि सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप का मतलब हो गया ना कि जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलूँ, जैसे कि यहाँ पे इशू कितने हुए हैं, 10 लाख इशू हुए हैं, ठीक है। 10 लाख यहाँ पर इशू हो गए हैं। उसमें से क्या हुआ ना कि 9 लाख जो है ना, 9 लाख यहाँ पे 9 लाख यहाँ पे सब्सक्राइब्ड हो गए हैं, 9 लाख सब्सक्राइब हुए। तो 9 लाख सब्सक्राइब होने में यहाँ पे जो 8 लाख रुपीज़ का जो है शेयर ये हो गए फुल्ली पेड अप, और 1 लाख जो बच गए 1 लाख शेयर कैपिटल ये हो गए नॉट फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप ये हो गया हमारा। इस तरह इसी को हम लोग बोलेंगे नॉट फुली पेड अप, जो कि आगे भी क्वेश्चन में है। तो मैं आई होप दिस वीडियो यू लाइक वेरी मच। ये मेरा पहली वीडियो था, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही साथ लाइक करना ना भूलें, ताकि मैं अप्रिशिएट हूँ और तुम वीडियो और अपलोड करो। तो आई होप आपको बहुत पसंद आई हो इलस्ट्रेशन 1, और जो भी मैं आगे पढ़ाई वो आपको बहुत पसंद आई हो। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। सो बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।